हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे अगस्त महीने के लास्ट वीक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगस्त महीने के लास्ट वीक में यानी कि 22 से लेकर के 31 अगस्त के बीच में करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय चुनाव आयोग ने किस क्रिकेटर को नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है। तो भारतीय चुनाव आयोग ने देश के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करें, इसके लिए नेशनल आइकन के रूप में डिक्लेयर किया गया है सचिन तेंदुलकर को। तो भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 3 साल के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है ताकि जो मतदाता हैं उनको जागरूक किया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर को भारत का नेशनल आइकन बनाया गया है। देन इसके बाद अगला है, 10 से लेकर के 21 अगस्त तक मालाबार अभ्यास 2023 की मेज़बानी कौन से देश ने की है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मालाबार नाम का अभ्यास होता है ये एक नौसेना अभ्यास है जो कि 4 कंट्रीज़ के बीच में होता है। ये 4 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उन्हीं के बीच में ये होता है। यानी कि क्वाड में आप जानते हैं 4 कंट्रीज़ आते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इन्हीं चारों कंट्रीज़ की जो नेवी हैं वो एक साथ मालाबार अभ्यास करते हैं और इस बार का जो अभ्यास है वो ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में आयोजित किया गया है। यानी कि जिन चारों देशों के बीच में हुआ उनमें से ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मेज़बानी की है और ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस शहर है सिडनी। सिडनी के अंदर ही ये नौसेना अभ्यास हुआ था और इसमें भारतीय नौसेना ने भी पार्टिसिपेट किया। आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय नौसेना का जो जहाज़ गया था उसका नाम क्या है। तो इसमें भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ गए थे। एक का नाम है INS सह्याद्री और दूसरे का नाम है INS कोलकाता। तो इन जहाज़ों के नाम भी याद रखिएगा, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, INS सह्याद्री और INS कोलकाता। आगे मैं आपको एक और अभ्यास के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है ऑस इंडेक्स। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में होता है और इसमें भी इन्हीं दोनों जहाज़ों ने हिस्सा लिया था। तो अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है। अब आगे देखते हैं, भारत की अध्यक्षता में G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक कौन से शहर में आयोजित की गई है। तो G20 आप जानते हैं 2023 के अंदर G20 की अध्यक्षता भारत को दी गई थी और भारत की मेज़बानी में G20 की लगभग 200 के पास में मीटिंग्स आयोजित की गई। तो इसमें से जो G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है वो हाल ही में यूपी के वाराणसी के अंदर आयोजित की गई थी और इसमें आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे, यूपी के जो CM हैं। इसके अलावा PM नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसका नया अध्यक्ष किसे नामित किया गया है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये भारत के अंदर बनाया गया था ताकि जो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड मामले हैं उनको निपटाया जा सके। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसके वर्तमान समय में जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। ये इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन अब इनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT का अध्यक्ष बना दिया गया है। NGT की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 2010 के अंदर हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA ने कौन से राज्य के अंदर भारत के 54वें बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। तो भारत के अंदर 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। 54 जो टाइगर रिजर्व है उसको हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है। तो जो 54वां टाइगर रिजर्व भारत का बना है ये राजस्थान के अंदर बनाया गया है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। ये पूरे भारत का तो 54वां टाइगर रिजर्व है, लेकिन राजस्थान का ये 5वां टाइगर रिजर्व है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो बाकी राजस्थान के अंदर अन्य टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? एक तो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसके अलावा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व और अभी 5वां बना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है, धौलपुर और करौली। तो ये पूरे भारत का 54वां और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व क्या होता है? तो टाइगर रिजर्व के आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जाता है।
भारत की मेज़बानी में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कौन से शहर के अंदर होगा? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो होती है ये आप जानते हैं विश्व स्तर पर एक सौंदर्य प्रतियोगिता होती है और 2023 में इसकी मेज़बानी अपने भारत देश को दी गई है। G20 का भी अध्यक्ष इस साल भारत है और भारत को यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी उसकी मेज़बानी भी दी गई है। तो भारत में कहाँ पर होगी? भारत के अंदर ये कश्मीर में आयोजित की जाएगी। भारत का बहुत ही खूबसूरत शहर कश्मीर। तो यहाँ पर इस बार की 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जहाँ पर दुनिया भर के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो आएंगी और मिस वर्ल्ड के जो विजेता होंगे उनको ताज पहनाया जाएगा। वर्तमान समय में मिस वर्ल्ड कौन है? तो 2022 के अंदर जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी उसको जीता था पोलैंड की कारोलिना बिलावस्का ने। कारोलिना बिलावस्का। तो ये जो भी इनका उत्तराधिकारी होगा, जो भी नया मिस वर्ल्ड बनेगा, उनको ये ताज पहनाएंगी। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला जो दुनिया का पहला कंट्री है वो कोई और नहीं बल्कि अपना भारत देश है, जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप जानते हैं कि जो चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट है उसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और लगभग 43 डेज़ की यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त, ये आपको डेट भी याद रखनी है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर भारत का जो चंद्रयान 3 का लैंडर है वो सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ था और इसको अब सेलिब्रेट भी किया जाएगा। अब से 23 अगस्त को जो ये दिन होगा ये नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये फैसला भी लिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो कि आपको याद रखनी है। एक तो मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो पहला कंट्री बना है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड किया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। 23 अगस्त को लैंडिंग हुई थी और भारत ओवरऑल देखें चंद्रमा पर किसी भी जगह पर चंद्रमा पर लैंड करने वाला भारत जो है वो चौथा देश है क्योंकि भारत से पहले भी चांद पर 3 कंट्रीज लैंड हो चुके थे। एक तो यूएसएसआर पहले बोलते थे, अब तो रसिया हो गया है। इसके अलावा दूसरा कंट्री था अमेरिका और तीसरा कंट्री था चाइना और अब चीन के बाद भारत जो है चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रमा पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हुई, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस दिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई यानी कि 23 अगस्त को, तो उसी दिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी चल रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर और उसमें हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका की यात्रा पर गए हुए थे। तो वहीं से उन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया वीडियो लिंक के ज़रिए और उसके बाद जब फिर वहाँ से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर के वापस आए इंडिया, तो वो बेंगलुरु में गए जहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर भी है। तो इसरो के सेंटर में पहुंचकर उन्होंने चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद 3 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की। कौन कौन सी? तो सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया कि चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग साइट था यानी कि चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पर लैंड हुआ था उस साइट को नाम दिया गया है शिव शक्ति। तो शिव शक्ति नाम दिया गया है उस पॉइंट को जहाँ पर चंद्रयान 3 का लैंडर जो विक्रम है वो लैंड किया था। फिर इसके बाद दूसरी जो चीज़ अनाउंस की वो ये थी कि जो चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 आप जानते हैं आंशिक रूप से सफल रहा था क्योंकि वहाँ पे चंद्रयान 2 में जो लैंडर था वो सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग उसकी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। तो जिस पॉइंट पर चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश लैंड हुआ था उस पॉइंट को तिरंगा नाम दिया गया है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया गया है और चंद्रयान 2 के क्रैश लैंडिंग पॉइंट को नाम दिया गया है तिरंगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक और अनाउंसमेंट की कि 23 अगस्त जिस दिन चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई उस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में डिक्लेयर किया है, यानी कि अब से हर साल 23 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं। तो ये मैंने अभ्यास के लिए MCQ भी कवर कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर पूछा गया है चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को क्या नाम दिया गया है। तो चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड हुआ था उस पॉइंट को नाम दिया गया है शिव शक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंद्रमा पर वह बिंदु जहाँ पर चंद्रयान 2 ने क्रैश लैंडिंग की थी उसे किस नाम से जाना जाएगा। तो चंद्रयान 2 के क्रैश लैंडिंग पॉइंट को नाम दिया गया है तिरंगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
फिर इसके बाद अगला सवाल है कि अब से प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में डिक्लेयर किया गया है 23 अगस्त को, जिस दिन चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 अगस्त यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ किया है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, पहले भी इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी और अभी हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको रोजगार पाने में हेल्प की जाएगी। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को जूरी पैनल में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स क्या होता है, तो ये टेलीविज़न की फील्ड में दिया जाता है। जिस तरीके से आपने सुना होगा ग्रैमी अवार्ड जो है म्यूज़िक की फील्ड में दिया जाता है, उसी तरीके से इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो है ये टेलीविज़न की फील्ड में दिया जाता है। तो जिन भी लोगों ने टेलीविज़न की फील्ड में उत्कृष्ट योगदान दिया है उनको ये सम्मान दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो एमी अवार्ड्स दिए जाएंगे उसका चयन करने के लिए जो जूरी मेंबर बनाया गया है, जो जूरी बनाई गई है उसमें एक भारतीय अभिनेत्री को भी शामिल किया गया है। यानी कि किनको एमी अवार्ड्स मिलेगा, इसके चयन में भारतीय अभिनेत्री राधिका मदान भी शामिल होगी। तो राधिका मदान को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अभी आगे देखते हैं। शतरंज विश्व कप 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार जो चेस का वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भारत के खिलाड़ी फाइनल तक पहुंच गए थे और उनका नाम है आर प्रज्ञानंदा। हालांकि फाइनल में ये मैग्नस कार्लसन से हार गए और मैग्नस कार्लसन इसके विजेता बने हैं। यानी कि 2023 के अंदर चेस के जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं वो है मैग्नस कार्लसन, जबकि भारत के जो आर प्रज्ञानंदा हैं वो सेकेंड प्लेस पर आए थे, इस कारण से उनको सिल्वर मेडल मिला है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि आर प्रज्ञानंद। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि चेस वर्ल्ड कप जो हाल ही में हुआ है उसके बारे में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जो महिलाओं का चेस वर्ल्ड कप हुआ है और जो पुरुषों का चेस वर्ल्ड कप हुआ है, दोनों के दोनों एक ही जगह पर हुए हैं और वो जगह है अजरबैजान की राजधानी बाकू। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चेस वर्ल्ड कप इस बार का कहाँ पर हुआ है, तो आपको बताना है अजरबैजान की राजधानी बाकू। फिर आपसे वो कोई भी पूछा जाए, चाहे महिलाओं का चेस वर्ल्ड कप या फिर पुरुषों का चेस वर्ल्ड कप। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें चैंपियन का नाम भी मैंने लिख दिया है कि कौन इस बार के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं चेस के अंदर। तो पुरुषों में तो मैंने आपको बता दिया है, मैग्नस कार्लसन बने हैं जो कि दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं आज के समय। ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल में आर प्रज्ञानंदा को हराया था जो कि भारत से हैं। यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दूँ कि जो आर प्रज्ञानंदा हैं ये फाइनल खेलने वाले यानी कि चेस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। इनसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की तरफ से चेस के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल में खेला था और वो थे विश्वनाथन आनंद। उनके बारे में आप सभी जानते हैं। तो वो एकमात्र अभी तक थे, लेकिन अब दूसरे जो भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने फाइनल खेला है वर्ल्ड कप के अंदर, उनका नाम है आर प्रज्ञानंदा। फिर इसके बाद महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में चैंपियन बनी हैं अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना। अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना जो है ये रसिया की खिलाड़ी हैं। तो बस आपको इतना ही चेस वर्ल्ड कप के बारे में याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको देखते ही कर पाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो पुरुषों की यहाँ पर बात हो रही है, इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शतरंज विश्व कप 2023 का आयोजन कौन से शहर में हुआ है। तो आयोजन किया गया था अजरबैजान की राजधानी बाकू में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL, जो कि आप जानते हैं भारत की एक महारत्न कंपनी है। तो आपको बताना है कि इसने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप जानते हैं कि BPCL भारत की एक तेल से रिलेटेड कंपनी है और इसके जो उत्पाद हैं उनके बारे में उनको प्रमोट करने के लिए राहुल द्रविड़ जो कि भारत के मशहूर क्रिकेटर रहे हैं और ये आज के समय भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी हैं, तो इन्हीं को BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप फोटो के अंदर भी देख सकते हैं। 23 अगस्त 2023 को कौन से स्थान पर हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो अस्त्र मिसाइल जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है और इसको भारत ने स्वदेशी तरीके से बनाया है। इसको भारत का जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
उसने इसको बनाया था और हाल ही में जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसी से इसका परीक्षण किया गया है। यानी कि तेजस एयरक्राफ्ट से इस मिसाइल को फायर किया गया और इसने हवा में ही अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अस्त्र मिसाइल का जो परीक्षण हाल ही में हुआ है वो गोवा के तट पर किया गया था। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि जो तेजस एयरक्राफ्ट है, जिस एयरक्राफ्ट से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, उस एयरक्राफ्ट को कौन सी कंपनी ने बनाया है। इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। मिसाइल को तो DRDO ने बनाया है, लेकिन जो तेजस एयरक्राफ्ट है जिससे इस मिसाइल को टेस्ट किया गया उसको किसने बनाया है ये आपको बताना है। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया है। तो ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में हुआ है। ये हर साल ही होता है, इस बार 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इसका हुआ है और ये कहाँ पे हुआ, इंदौर के अंदर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो कि पूरे भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है और हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण भी की रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी भारत का सबसे जो क्लीनेस्ट एयर क्वालिटी में आया है वो इंदौर ही है। तो ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर हुआ है। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं। इसकी थीम रखी गई है विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन्स। विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन्स। अब अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत और किस देश के बीच में ऑसइंडेक्स 23 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ऑसइंडेक्स 23 जो है ये एक नौसेना अभ्यास है, यानी कि इसमें नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो कौन कौन से देश होते हैं, एक तो अपना भारत होता है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच में ये होता है। इस बार इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया को दी गई थी, तो इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी शहर है वहाँ पर ये आयोजित किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये आयोजित किया गया है। अगर आपसे पूछें कि इसमें भारत की नौसेना का कौन सा जहाज़ गया था हिस्सा लेने के लिए, तो इसमें 2 जहाज़ों को भेजा गया था। एक तो INS सह्याद्री और दूसरा है INS कोलकाता। ये आपको याद आ रहा होगा, अभी मैंने आपको बताया था मालाबार अभ्यास के बारे में। तो मालाबार अभ्यास भी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ही हुआ था और वहाँ पर भी इन्हीं दोनों जहाज़ों ने हिस्सा लिया था। तो इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। अब आगे देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से है। यहाँ पर पूछा गया है कि 22 अगस्त को थाईलैंड कंट्री के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो थाईलैंड आप जानते हैं दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है और आसियान का ये एक मेंबर भी है। तो थाईलैंड कंट्री के हाल ही में प्रधानमंत्री बदल गए हैं। अब यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं श्रेथा थाविसेन। ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो सिंपली आपको इनका नाम याद रखना है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसेन। थाईलैंड की राजधानी क्या है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। फिर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि 22 अगस्त को कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो कंबोडिया जो कंट्री है ये भी एक दक्षिण पूर्व एशिया का देश है और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं हुन मैनेट। ये कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंबोडिया की राजधानी क्या है, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद CR राव का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो CR राव, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भारत के एक महान गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे। तो भारत में स्टैटिक्स की फील्ड में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, जिसके चलते इनको भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है पद्म विभूषण, ये भी दिया गया है और ये इनको मिला था सन 2001 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनको CSIR के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसी साल यानी कि 2023 के अंदर इनको सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। तो ये इनको 2023 में मिला है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन में आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसने अगले शैक्षणिक वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नई राज्य शिक्षा नीति से बदलने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो कर्नाटक राज्य की सरकार है उसने हाल ही में डिसाइड किया है कि जो भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो कि 2020 में आई थी, उसको इस राज्य के अंदर कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि इस राज्य के अंदर कर्नाटक में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी जगह पर कर्नाटक राज्य जो है वो अपनी खुद की स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाएगा और उसी को अगले
शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जाएगा। तो ये डिसीजन लिया है कर्नाटक की सरकार ने। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कौन से शहर के अंदर लॉन्च किया गया है। नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है, यहाँ पे रात्रि के समय भी स्ट्रीट कार रेसिंग जो है वो करवाई जा सकती है। तो भारत के अंदर पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का निर्माण किया गया है और ये सर्किट बनाई गई है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब भारत के अंदर रात्रि के समय भी स्ट्रीट कार रेसिंग जो इवेंट्स हैं वो आयोजित किए जा सकते हैं। तो उसी के लिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर एक स्ट्रीट सर्किट का निर्माण किया गया है। ये जो सर्किट है ये 3.5 किलोमीटर लंबी है। फिर ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। यहाँ पर आपको बताना है खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो खेलो इंडिया योजना के तहत जो महिला लीग का आयोजन किया जाता है, इसमें आप जानते हैं महिलाओं के टूर्नामेंट्स आयोजित किए जाते हैं। तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अब जो है चेंज कर दिया गया है। अब इसको बोला जाएगा अस्मिता महिला लीग। अस्मिता महिला लीग, यहाँ पर अस्मिता का फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। हाल ही में जो भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है। भारत ने देश के अंदर कौन से देश के अंदर आयोजित किए गए द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवाभ्यास ब्राइट स्टार 23 के अंदर हिस्सा लिया है। ब्राइट स्टार 23 नाम का जो अभ्यास होता है ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है और यहाँ पर खास बात यह है कि जो भी कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं उनकी तीनों सेनाएं हिस्सा लेती हैं, क्योंकि ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। तो ट्राई सर्विस का मतलब है यहाँ पर तीनों सेनाएं आएंगी, यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो इसी कारण से इसमें भारत की जो सेनाएं गई थी, भारत की तीनों सेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडियन नेवी जो गई थी, इंडियन नेवी का कौन सा जहाज़ गया था, तो उसका नाम याद रखिए INS सुमेधा। INS सुमेधा। तो ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि ये कहाँ पर हुआ था। ब्राइट स्टार 23 जो अभ्यास है ये मिस्र देश के अंदर आयोजित किया गया था, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट भी बोला जाता है। मिस्र की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है और आपको पता होगा 2023 के अंदर गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उनको चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा जब भारत के प्रधानमंत्री मिस्र की यात्रा पर गए हुए थे इसी साल, तो वहाँ पर मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम मोदी को दिया गया था, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो ये चीज़ें भी आपको मिस्र के बारे में याद रखनी हैं। निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 के पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता है। तो बैडमिंटन के अंदर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है वो इस साल की हाल ही में हुई है। तो इस चैंपियनशिप के अंदर मेन सिंगल्स का जो इवेंट हुआ था उसमें भारत के खिलाड़ी हैं HS प्रणय। उन्होंने कांस्य पदक जीता है क्योंकि ये 3rd प्लेस पर आए थे। तो HS प्रणय को कांस्य पदक मिला है इस बार बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर। बाकी किसी भी अन्य खिलाड़ी ने भारत के कोई भी मेडल नहीं जीता है। तो मैं आपको इस पूरे चैंपियनशिप के बारे में बताता हूँ। इसमें पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि ये इस बार हुई है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के अंदर। तो होस्ट कौन सा था? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। इसमें आपको मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स के विनर के नाम याद रखने हैं। पुरुष एकल के विजेता हैं कोनलावत विडिडसन। कोनलावत विडिडसन ये थाईलैंड कंट्री के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। महिला एकल की बात करें तो आन से योंग, इनका नाम पहले भी आपने सुना होगा। तो आन से योंग जो कि दक्षिण कोरिया से हैं, इन्होंने महिलाओं के अंदर बैडमिंटन के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। फिर भारत की अगर हम बात करें तो भारत के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है HS प्रणय। इन्होंने जो मेन सिंगल्स हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बस आपको इस टूर्नामेंट में इतना ही याद रखना है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसी चैंपियनशिप के बारे में क्वेश्चन है कि BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 कौन से शहर में आयोजित की गई है। तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप इस बार की जो हुई है वो आयोजित की गई कोपेनहेगन के अंदर, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन से राज्य के मैटी केले की किस्म को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। तो मैटी केला जो है ये उगाया जाता है तमिलनाडु राज्य के अंदर। तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी जिला है, जो कि भारत की मेनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो कन्याकुमारी जिले के अंदर ही ये उगाया जाता है मैटी केला। इसको बेबी बनाना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। 28 अगस्त 2023 को पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कौन से शहर के अंदर आयोजित की गई है। तो भारत के अंदर जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके आपसी विवादों को निपटाने के लिए टोटल 6 जोनल काउंसिल भारत के अंदर बनाई गई हैं।
6 क्षेत्रीय परिषदें हैं और उन्हीं में से एक है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की हाल ही में 26वीं बैठक हुई है, जो कि आयोजित की गई गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुई है। और जो भी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री करते हैं, जो कि अभी के समय हैं अमित शाह। तो इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की हाल ही में अनाउंसमेंट कर दी गई है और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म ने। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट जो फिल्म है ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक जिनका नाम था नंबी नारायण, उनके जीवन पर आधारित है। तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए। ये जो अवार्ड अभी दिया गया है ये 2021 की फिल्मों को दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज के विनर हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिए गए हैं 69वें, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है रॉकेटरी मूवी ने। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो एक मराठी मूवी है जिसका नाम है गोदावरी। तो गोदावरी मूवी के निर्देशन के लिए निखिल महाजन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो अल्लू अर्जुन 2021 के सबसे बेस्ट एक्टर रहे, पुष्पा द राइज फिल्म के लिए इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। एक तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए और कृति सनोन को मेमी के लिए। तो 2 लोगों को संयुक्त रूप से यहाँ पर विजेता घोषित किया गया है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ गायिका रही श्रेया घोषाल और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक रहे काल भैरव। इनको कोमरम भीमुडो जो गाना है RRR मूवी के अंदर उसके लिए दिया गया है। इसके अलावा एक और याद रखिए, नरगिस दत्त अवार्ड फॉर प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करने के लिए जो नरगिस दत्त अवार्ड दिया जाता है वो द कश्मीर फाइल्स मूवी को दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको जो मेन अवार्ड्स इसमें हैं वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। बाकी इस पर आप पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी मैंने आपको बताया अल्लू अर्जुन, पुष्पा द राइज फिल्म के लिए इनको दिया गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है, एक तो आलिया भट्ट और दूसरी कृति सैनन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने किस शहर के अंदर 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की है? तो भारत और बांग्लादेश के जो रक्षा संबंध हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हर साल भारत और बांग्लादेश के बीच में वार्षिक रक्षा वार्ता होती है और इस बार की जो डिफेंस डायलॉग हुई है ये आयोजित की गई है बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। तो इस बार ये भारत में नहीं हुआ है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर हुआ है। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत के जो रक्षा सचिव हैं गिरिधर आर्माने वो बांग्लादेश की यात्रा पर गए हुए थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को कौन सी कंपनी का दर्जा दिया है? तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो कंपनी है ये भारत की एक सरकारी कंपनी है और इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये भारत के अंदर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने का काम करती है। तो हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में सरकार ने इस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे जो बड़ी सरकारी कंपनियां होती हैं उनको महारत्न कंपनी बोला जाता है, फिर उसके नीचे होती है नवरत्न कंपनियां, उसके नीचे होती हैं मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनियां और उसके नीचे होती हैं मिनी रत्न कैटेगरी 2। तो जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। हाल ही में विश्व की पहली 100% एथेनॉल से चलने वाली कार किसने लॉन्च की है? तो 100% एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है अपने भारत देश ने। भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको बता दूं कि इस कार को बनाया है टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी ने और इसी कारण से इसको नाम दिया गया है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस इस कार को नाम दिया गया है और इसको टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी ने बनाया है। आप जानते हैं कि जो एथेनॉल है ये पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है, तो इससे पर्यावरण संरक्षण में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा एथेनॉल के यूज़ से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता भी कम होगी। साथ ही जो एथेनॉल होता है इसको कृषि अपशिष्ट बनाया जाता है, तो इससे किसानों को भी लाभ होगा।
तो आपको याद रखना है कि 100% एथेनॉल से चलने वाली कार जो है वो भारत ने लॉन्च की है। फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि किसकी जयंती को भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे ये हर साल होता है 29 अगस्त के दिन, क्योंकि 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो ध्यानचंद की जयंती को 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए नीति आयोग ने किस संगठन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं ये आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा निर्धारित किए गए थे। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनको शॉर्ट में SDG बोला जाता है। जैसे कि इसी में जो पहला है उसका मतलब है एंड पॉवर्टी, यानी कि दुनिया से गरीबी को ख़त्म करना है। तो इसी तरीके से टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जिनको कंट्रीज़ को 2030 तक हासिल करना है। तो सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में तेज़ी लाने के लिए भारत के नीति आयोग ने एक संस्था के साथ में सहयोग किया है जिसको बोलते हैं UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP जो है ये विश्व स्तर पर SDG इंडेक्स भी निकालता है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि विश्व स्तर पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को UNDP जारी करता है, उसी तरीके से भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडेक्स होता है SDG इंडेक्स, उसको जारी करता है नीति आयोग। तो बिल्कुल ईजिली आप इनको याद कर सकते हैं रिलेट करके। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया जो प्रतियोगिता होती है ये एक सौंदर्य प्रतियोगिता है जो कि भारत के अंदर आयोजित की जाती है, और इसमें जो भी विजेता बनता है वो फिर आगे चल करके जो विश्व स्तर पर मिस अर्थ प्रतियोगिता होती है उसमें भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो इस बार जो मिस अर्थ इंडिया प्रतियोगिता हुई है उसको राजस्थान की एक लड़की ने जीता है जिनका नाम है प्रियान सेन। प्रियान सेन, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये राजस्थान के सीकर ज़िले की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अभी जो नेक्स्ट मिस अर्थ प्रतियोगिता होगी वो वियतनाम के अंदर इसी साल दिसंबर में होने वाली है, तो उसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और स्पोर्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में आज तक भारत ने कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, और ये गोल्ड मेडल दिलाया है भारत के मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीरज चोपड़ा ने इस बार की चैंपियनशिप के अंदर 88.17 मीटर दूरी पर भाला फेंका और इस तरीके से गोल्ड मेडल जीत दिया है। यहाँ पर मैं आपको इस पूरी चैंपियनशिप के बारे में बताता हूँ। ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हाल ही में हुई है, ये आयोजित की गई थी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के अंदर, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। इसमें टोटल 49 तरह के इवेंट्स हुए थे अलग अलग, जैसे कि भाला फेंक एक था, इसी तरीके से गोला फेंक होता है, और भी कई सारे रेसिंग के इवेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से 49 इवेंट्स आयोजित किए गए थे। हालांकि भारत ने इस पूरी चैंपियनशिप के अंदर एक ही मेडल जीता है, और वो है गोल्ड मेडल, जो कि भारत के नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। यहाँ पर आप पदक तालिका देख सकते हैं। नंबर 1 पर अमेरिका आया था। एथलेटिक्स में अमेरिका बहुत ही आगे है, ओलंपिक्स में भी हमेशा टॉप पर रहता है। इसमें आप देख सकते हैं अकेले 12 गोल्ड मेडल अमेरिका के खिलाड़ियों ने ही जीता है। फिर 18वें नंबर पर अपना भारत था, भारत ने सिर्फ एक मेडल जीता है, वो भी गोल्ड है। मोटो की बात करें तो आदर्श वाक्य था विटनेस द वंडर, और इसका ऑफिशियल मैस्कट यानी कि शुभंकर था योहू। योहू राका है, ये एक तरह का सीप है यानी कि भेड़ है, जिसको इसका शुभंकर बनाया गया था। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है। अब आगे देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन इसी पर आधारित है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कौन से स्थान पर आयोजित की गई है? तो आयोजन पूछा है कहाँ पर हुई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। यहाँ पर आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं। बुडापेस्ट में आयोजित किए गए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैंपियनशिप में भारत ने सिर्फ एक मेडल जीता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला अमेरिकी राज्य जिसने एंटी रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल पारित किया है वो है कैलिफोर्निया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? इन्फिनिटी बचत खाता की शुरुआत की है एक्सिस बैंक ने।
एक्सिस बैंक भारत की एक प्राइवेट बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। तो एक्सिस बैंक ने हाल ही में इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कौन से शहर में आयोजित किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं ब्रिक्स में टोटल 5 देश आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें से जो एस फॉर साउथ अफ्रीका है इसी ने 2023 के अंदर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो दक्षिण अफ्रीका के जिस शहर में हुआ है उसका नाम है जोहान्सबर्ग। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है और इसमें 5 ही कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो आए हुए थे। हालांकि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो वर्चुअली पार्टिसिपेट किए थे, उनकी जगह पर रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो आए हुए थे। यहाँ पर आप देखिए 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 हाल ही में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर 22 से लेकर के 24 अगस्त तक आयोजित किया गया। ये 2019 के बाद पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन था, क्योंकि इसके बाद 2019 के बाद से अभी तक ये वर्चुअल फॉर्मेट में ही हो रहा था कोविड के चलते। थीम की बात करें तो इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। तो ये इस बार की थीम थी। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई है कि ब्रिक्स के एक्सपेंशन करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि अभी तक ब्रिक्स में 5 ही कंट्रीज हैं, लेकिन अब ब्रिक्स का विस्तार किया जाएगा। ये फैसला लिया गया है इस बार के शिखर सम्मेलन के दौरान। तो यहाँ पर फैसला ये लिया गया है कि टोटल 6 कंट्रीज़ को अभी ब्रिक्स में शामिल करने के लिए इन्वाइट किया गया है। ये कंट्रीज़ 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ बन जाएंगे। तो ये कौन कौन से देश हैं? एक तो है अर्जेंटीना, दूसरा है इजिप्ट यानी कि मिस्र, तीसरा है इथोपिया, चौथा है ईरान, 5वां कंट्री है सऊदी अरब और छठा कंट्री है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अभी के समय तो ब्रिक्स में 5 ही मेंबर कंट्रीज़ हैं, लेकिन 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में ये 6 और कंट्रीज़ मिलकर के टोटल ब्रिक्स में 11 मेंबर कंट्रीज़ बन जाएंगे। फिर अगला सवाल देखिए, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान कितने नए सदस्य देशों को ब्रिक्स में शामिल करने का फैसला किया गया है? अगर आप कहेंगे तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 से रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ है इस दौरान टोटल 6 कंट्रीज़ को ब्रिक्स में शामिल करने का फैसला किया गया है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 से लेकर के 25 अगस्त तक किन 2 देशों का दौरा किया? तो 22 से लेकर के 25 अगस्त के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी 2 कंट्रीज़ की यात्रा पर गए हुए थे। इनमें से एक कंट्री तो आप इजीली गेस कर सकते हैं, वो कंट्री है साउथ अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसमें पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरा जो कंट्री है वो है ग्रीस, जिसको हिंदी में यूनान भी कहा जाता है। तो पीएम मोदी ने हाल ही में साउथ अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका की यात्रा पर गए थे। वहाँ पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और पीएम मोदी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में ही ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच एंड ब्रिक्स प्लस डायलॉग इवेंट का आयोजन भी किया गया था। तो पीएम मोदी ने उसके अंदर भी हिस्सा लिया। बाकी थर्ड पॉइंट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है इस वीडियो के अंदर कि चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग हुआ था वो 23 अगस्त को हुआ था और उस दौरान पीएम मोदी साउथ अफ्रीका में ही थे। तो वहीं से उन्होंने वर्चुअली उसके अंदर हिस्सा लिया था। आगे देखते हैं, इसके बाद पीएम मोदी 25 अगस्त को एक दिन के लिए ग्रीस यानी कि यूनान की यात्रा पर गए हुए थे। ग्रीस वही कंट्री है जहां पर सबसे पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे। तो 25 अगस्त को पीएम मोदी ने ग्रीस का दौरा किया और ये पिछले 40 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है ग्रीस की। यहाँ पे आप ये भी देखिए कि जो ग्रीस की राष्ट्रपति हैं उनका नाम है कैटरीना। तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, जिसको बोलते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो पीएम मोदी को ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर और पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं। यानी कि ग्रीस देश ने अभी तक किसी भी दूसरे कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष को अपना सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया था। पीएम मोदी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन है, भारत और ग्रीस किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हो गए हैं? तो जिस दौरान पीएम मोदी वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर डिसाइड किया गया कि भारत और जो ग्रीस हैं दोनों कंट्रीज अपना जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको डबल कर देंगे साल 2030 तक। तो ये लक्ष्य रखा गया है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2030 तक। 25 अगस्त को किस कंट्री ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो अभी मैंने आपको बताया ये ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है जो कि पीएम मोदी को दिया गया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारतीय जो दूतावास है पाकिस्तान के अंदर, उसमें एक महिला को प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है और इस तरीके से ये पाकिस्तान में भारतीय मिशन की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। तो गीतिका श्रीवास्तव को जो पाकिस्तान में भारत का दूतावास है उसमें प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंडियन ऑयल ने अपने इंडेन एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो इंडियन ऑयल ने जो इसका इंडेन एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड है उसको प्रमोट करने के लिए भारत के मशहूर शेफ संजीव कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इंडियन ऑयल ने इंडेन एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड के लिए संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। यहाँ पर आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए यानी कि जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए वर्ल्ड गेम्स का आयोजन किया गया था। यहाँ पर कई तरह के खेल खेले गए थे जिसमें क्रिकेट भी शामिल था। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस टूर्नामेंट के अंदर भारत की जो महिला क्रिकेट टीम गई थी उसने गोल्ड मेडल जीता है। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर भारत को 3 मेडल मिले हैं, एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। तो एक गोल्ड मेडल जो यहाँ पर भारत को मिला है ये भारतीय जो महिला टीम गई थी उसी ने दिलाया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आपको यहाँ पर इस टूर्नामेंट के बारे में बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इंग्लैंड के बर्मिंघम के अंदर ये टूर्नामेंट हुआ था। तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। इसमें भारत ने 3 मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल दिलाया है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने। एक सिल्वर मेडल जो भारत को मिला है वो पुरुषों की जो क्रिकेट टीम है उसने जीता है। और एक ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जो मिला है वो जीता है कपिल परमार ने। इन्होंने जूडो के अंदर 60 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। तो इस टूर्नामेंट के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को बढ़ा करके कितने % कर दिया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण मिलता है 30%, अब उसको बढ़ा करके 35% कर दिया जाए। तो 35% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में। ये मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35%। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने एक और अनाउंसमेंट की है, वो ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर आप जानते हैं इसी साल जून महीने में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। तो लाडली बहना योजना में क्या होता है, जो भी पात्र महिलाएं हैं उनको हर महीने 1000 रुपये दिए जाते हैं। तो अब इसमें जो अमाउंट है वो 1000 से बढ़ा करके 1250 रुपये कर दिया गया है। यानी कि अब इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम यानी कि भारत एनकैप की शुरुआत किसने की है? भारत एनकैप का फुल फॉर्म है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। यानी कि भारत के अंदर जो गाड़ियां हैं उनके अंदर सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए ताकि एक्सीडेंट्स कम से कम हो सके, हाल ही में भारत सरकार ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि भारत एनकैप की शुरुआत की है। तो भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने ही हाल ही में इसको शुरू किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल की किस नई किस्म का अनावरण किया है? तो कमल जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, हाल ही में उसकी एक नई किस्म का अनावरण किया गया है। भारत के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस किस्म का अनावरण किया है और इसको नाम दिया गया है नमो 108। यहाँ पर 108 इसलिए है क्योंकि इस कमल, ये जो कमल की नई किस्म है इसमें 108 पंखुड़ियाँ होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कमल की नई किस्म को किस संस्था ने डेवलप किया है तो उस संस्था का नाम है NBRI, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ के अंदर है और ये CSIR के अंडर काम करता है। तो इसी ने कमल की इस नई किस्म को डेवलप किया है जिसका नाम रखा गया है नमो 108। इसी तरीके से यहाँ पर आपके सामने एक और क्वेश्चन है। आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी ई-ट्रैक्टर लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो हाल ही में केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने स्वदेशी ई-ट्रैक्टर को लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है CSIR प्राइमा ET11।
CSIR प्राइमा ET11। यहाँ पर ET का मतलब है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और CSIR का मतलब आप जानते ही हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR के अंडर ही एक संस्था है जिसको बोलते हैं CMERI, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो संस्था है ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है और इसी ने भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर लॉन्च किया है, बनाया है, जिसको नाम दिया गया है CSIR प्राइमा ET11। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर के अंदर 5 एकड़ भूमि में मंदिर संग्रहालय बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिसाइड किया है कि अयोध्या शहर के अंदर एक मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा, एक टेम्पल म्यूजियम बनाया जाएगा, जहां पर भारत की जो मंदिरों का प्राचीन इतिहास रहा है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? अयोध्या के अंदर। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन कौन से स्थान पर आयोजित किया गया? तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का हाल ही में 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये सम्मेलन हुआ था राजस्थान के उदयपुर में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने ही इस इवेंट का उद्घाटन किया था। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है, रूस के येवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान दुर्घटना में डेथ हो गई है, ये किस निजी सैन्य कंपनी के प्रमुख थे? तो वैगनर ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, जो कि किराए की आर्मी है, और इसी कंपनी के हेड थे येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि रूस के व्यक्ति थे, और हाल ही में एक विमान दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई है। कुछ ही समय पहले इनके नेतृत्व में वैगनर ग्रुप ने रूस की सेना का विरोध किया था और उसके बाद अभी इनकी विमान दुर्घटना में डेथ हो गई है। तो अगस्त महीने के लास्ट वीक में ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। आपको याद रखना है ये रूस के थे और रूस के अंदर ही मॉस्को में ये विमान दुर्घटना हुई थी, जिनमें टोटल 10 लोग सवार थे और सभी की डेथ हो गई है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये क्वेश्चन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैरा पावर लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप होती है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, जो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप होती है, उसमें आज तक भारत के किसी भी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। लेकिन इस बार की जो विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है, ये वैसे दुबई में हुई थी, यहाँ पर आप इसके लोगों में देख सकते हैं। तो इस चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है और ये गोल्ड मेडल दिलाया हनी डबास ने। हनी डबास। यहाँ पर मैं आपको इस चैंपियनशिप के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ। तो दुबई में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जूनियर लेवल पर भारत के 2 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। हनी डबास ने गोल्ड जीता है, जो कि इस पूरे चैंपियनशिप का ही भारत का पहला गोल्ड मेडल है। बाकी जूनियर लेवल पर ही राहुल जोगरजिया ने यहाँ पर सिल्वर मेडल भी जीता है। सीनियर लेवल की बात करें तो परमजीत कुमार भारत के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ये इस चैंपियनशिप का भारत का 2nd गोल्ड मेडल था। तो इस चैंपियनशिप के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। अब आगे देखते हैं, केरल ने अपना पहला AI स्कूल कौन से शहर में लॉन्च किया है? तो हाल ही में केरल राज्य ने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है, यानी कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाया जाएगा। तो AI स्कूल जो केरल का पहला बना है वो कहाँ पर है? वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर बनाया गया है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर। हाल ही में किस बैंक ने आयरिश नामक अपना ऑल इन वन मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो आयरिश नाम का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है, इसको लॉन्च किया है यस बैंक ने। यस बैंक भारत की एक प्राइवेट बैंक है और इसने अपने कस्टमर्स के लिए एक ऑल इन वन मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए नए बैंक अकाउंट्स भी खोले जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बैंकिंग सुविधाएं हैं वो भी ली जा सकती हैं। तो आयरिश मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है यस बैंक ने। यस बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत की एक प्राइवेट बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आपको बताना है कि योनो एप्लीकेशन जो है ये कौन से बैंक का है। योनो एप्लीकेशन कौन से बैंक का है? लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं कौन से राज्य के अंदर हैं? तो हाल ही में भारत के अंदर लघु सिंचाई योजनाएं जो है, यानी कि जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं, जैसे कि कहीं पर ट्यूबवेल लगाई गई या फिर कहीं पर कुएं खोदे गए सिंचाई के लिए, तो उनकी गणना की गई है और ये इसकी 6वीं रिपोर्ट है। तो इसमें बताया गया है कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस रिपोर्ट के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे भारत के अंदर जो टोटल लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या है वो है 23.14 बिलियन। इनमें से लगभग 95% तो ग्राउंड वाटर है, यानी कि इसमें जो भूमिगत जल है उसका इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए। बाकी 5.2% जो है उनमें सरफेस वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अगर हम ये देखें कि कौन से राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई योजनाएं हैं, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तो इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। अब आगे देखते हैं। हाल ही में किस शहर के ऐतिहासिक इंडिया क्लब को बंद करने की घोषणा की गई है? तो इंडिया क्लब जो है ये लंदन के अंदर है, लेकिन अब इसको बंद कर दिया जाएगा। 17 सितंबर को ये आखिरी बार ओपन होगा लोगों के लिए और उसके बाद ये हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाएगा। इंडिया क्लब जो है ये काफ़ी हिस्टोरिक है, क्योंकि आज़ादी के टाइम पर ये लंदन के अंदर जो स्थान था, यहाँ पर भारतीय जो प्रवासी हैं उनके ठहरने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था और अब इसको बंद करने का डिसीजन लिया गया है। तो लंदन के अंदर ये है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सैनिक विद्रोह के बाद जनरल ब्रिस ओलीबोई न्यूइमा को किस कंट्री का नया नेता घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि गैबोन। गैबोन आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ गए हैं कि यहाँ पर हाल ही में तख्ता पलट हुआ है और तख्ता पलट के बाद जनरल ब्रिस ओलीबोई न्यूइमा जो है इनको वहाँ का लीडर घोषित किया गया है। आपको बता दूँ कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अली बोंगो और क्योंकि यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है तो अभी के लिए इनको नज़रबंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 21 से लेकर के 30 अगस्त तक ओणम त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं। ओणम का जो फेमस फेस्टिवल होता है ये केरल राज्य के अंदर आयोजित किया जाता है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें महाबली की पूजा की जाती है और ये 10 दिनों तक चलता है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, विश्व संस्कृत दिवस 2023 कौन से दिन मनाया गया है? तो विश्व संस्कृत दिवस जो होता है ये हर साल फिक्स नहीं होता है। जिस भी दिन रक्षाबंधन होता है, यानी कि श्रावण मास का जो पूर्णिमा होती है उसी दिन ये पड़ता है और इस बार विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है 31 अगस्त को। तो अगस्त महीने के बिल्कुल आखिर में मनाया गया है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने निम्न में से किसे वहाँ का नया रक्षा मंत्री अपॉइंट किया है? तो इससे पहले वहाँ के रक्षा मंत्री थे बेन वालेस, लेकिन इनकी जगह पर ग्रांट सैप्स को नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपके लिए हैं, इसी वीडियो पर आधारित हैं। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से आपको क्वालिटी वीडियोस इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो हम लोग जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।